हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 21 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं द हिंदू के। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो होगा साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड है। बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेके क्यों है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो पॉइंट्स उसको यहाँ पे डिटेल मैनर में हम लोग समझेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्री बीज पे डिबेट करने की बात कर रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप जी कि पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए इस टॉपिक को लेके। इसे डिटेल मैनर में समझेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है सुपर सोनिक सोनिक वेपन। सुपर नहीं है, सोनिक वेपन के बारे में डिटेल मैनर में समझेगा कि सोनिक वेपन है क्या, इसका कहाँ यूज़ हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके टाइप्स के बारे में डिटेल मैनर में हम लोग आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। हुआ क्या है कि इस बार बंगाली लैंग्वेज को मतलब कि साहित्य एकेडमी अवार्ड हर साल होता है, तो इस साल बंगाली लैंग्वेज की किसी भी बुक को इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। मतलब कि एंट्री नहीं दी गई। ये कोई भी बुक उस लेवल का नहीं है कि हम ये अवार्ड दे सके इस लैंग्वेज में। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और काफ़ी सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी ऐड किए जा रहे हैं। बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, किन किन लैंग्वेजेस में आप इसमें बुक्स लिख सकते हो। एट्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये तो है ही है, बट प्लस इसमें राजस्थानी और इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। तो कितने हो गए टोटल? 24 लैंग्वेजेस इसमें है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कितने लैंग्वेज है, 24। 22 तो आपके जो एट्थ शेड्यूल में अलग से कौन सा आ गया, राजस्थानी और इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास। इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। एनआरआई नो एंट्री, ड्यूल सिटीजनशिप नो एंट्री, ठीक। तीसरा पॉइंट, जैसे कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 2025 में, तो एक साल पीछे जाइए, 2024 को हटा दीजिए। 2019 से लेके 2023 2023 के बीच में जो वर्क है उन्हीं को अवार्ड्स दिए जाते हैं। इन 5 सालों में ही जो जो वर्क हुए हैं उन्हीं को अवार्ड मिलेगा। तीसरा पॉइंट यहीं से आ जाता है कि इन 5 सालों में किसी की डेथ हो जाती है किसी राइटर की, तो उसे तो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। बट सपोज करो वो राइटर की डेथ 2018 में हो गई और 2019 से 2023 के बीच में गलती से वो बुक चली जाती है, बट उसकी डेथ 2018 में ही हो गई है, बट इसको अवार्ड नहीं मिलेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है ये पर्सन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, ओरिजिनल वर्क चाहिए सबको। और यूनेस्को यूनेस्को के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी बुक बुक तभी कहलाएगी जिसमें 49 पेजेस हो। मतलब कवर्ड पेज नहीं इंक्लूड है इसमें, ठीक है। कवर्ड पेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कवर्ड पेज को हटा करके आपके पास 49 पेजेस होनी चाहिए। क्योंकि बुक कहने के लिए तो आप बोलोगे मैंने 3 पेज की बुक लिखी हुई है, इसे पार्टिसिपेट करा दो। तो ये चीज़ नहीं है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे जो आपको याद होने चाहिए प्रीलिम्स में। पहला तो हमने ये बात किया कि ये कितने लैंग्वेजेस है, 24 लैंग्वेजेस है। 22 जो एट्थ शेड्यूल में, प्लस एक राजस्थानी और एक हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट बात किया हमने सिटीजनशिप के बारे में। तीसरा पॉइंट बात किया हमने कि बुक का ये पेज कितना होना चाहिए, 49 पेजेस मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। कवर पेज इंक्लूड नहीं है। फोर्थ पॉइंट बात किया हमने सिटीजनशिप हो गया। वो ईयर के बारे में बात किया था कि 2025 में पार्टिसिपेट करना है तो 5 साल का टेन्योर होता है। 2024 को काउंट नहीं करते ये लोग। कहाँ से काउंट होगा, 2019 से लेके 23 तक। फिफ्थ पॉइंट, एक और पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि सपोज करो मैंने एक बुक लिखी बंगाली में, ठीक है। मुझे एक बार अवार्ड मिल गया तो दोबारा मुझे बंगाली लैंग्वेज के लिए अवार्ड नहीं मिलेगा। एक बार जिस लैंग्वेज के लिए मेरे को अवार्ड मिल जा रहा है तो दोबारा उस लैंग्वेज के लिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। अगली बार मैं अगर सपोज करो राजस्थानी लैंग्वेज में कोई बुक लिखता हूँ तो मुझे अवार्ड मिलेगा।
अगर राजस्थानी में भी मेरे को अवार्ड मिल गया तो दोबारा मुझे ये अवार्ड नहीं मिलेगा, तो किसी और लैंग्वेज में मेरे को बुक लिखनी होगी। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है फ्रीबीज को, और जो इस समय एकदम अपने पीक टाइम पे है। कैसे, जब भी कोई कहीं स्टेट में या फिर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस समय काफ़ी सारी स्कीम्स, उस कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे बड़ी हो या छोटी, वो फ्री बीज लेके आती है कि हम पावर में आएंगे तो हम फ्री में साइकिल दे देंगे, हम कलर टीवी दे देंगे, या फिर 2,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को दे देंगे। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप जी, इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो यहाँ से ये आर्टिकल निकल के आया है, डिटेल मैनर में समझते हैं इसे। आप जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एमजी नरेगा क्या है, मिड डे मील स्कीम्स और इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ठीक। मेंस में क्या आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्री बीज के बारे में होना चाहिए। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है आरबीआई द्वारा। उसके अलावा आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वे फॉरवर्ड, ये तीनों के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फ्री बीज और वेलफेयर जो भी स्कीम्स होते हैं इससे डिफाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एकदम मैनर में समझते हुए चलते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया गया, क्या क्या केसेस आई हुई है अब तक। तो एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु केस था 2013 का। इसमें कोर्ट आता है, क्यों, क्योंकि तमिलनाडु में हो क्या रहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बोल रही थी कलर टीवी दे देंगे हम आपको, वॉशिंग मशीन दे देंगे आपको, ग्राइंडर दे देंगे, जूसर दे देंगे, गोल्ड तक की प्रॉमिस कर दी गई थी कि गोल्ड भी दे देंगे आपको, हमें वोट करो। तो ये एकदम मतलब कि जो मुंह में आ रहा था वो लोग बोल दे रहे थे। तो कोर्ट में ये बात जाती है, कोर्ट बोलता है तो ये आप इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हो, ब्राइब दे रहे हो वोटर्स को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंतर्गत तो आपको तो बैन कर देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर जो भी ये स्कीम की प्रॉमिस कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछता, भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि देखिए, हमारा जो पावर होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है जब इलेक्शन डेट अनाउंस की जाती है, और एंड हो जाता है जब इलेक्शंस खत्म हो जाती है। और ये जो मैनिफेस्टो ये लोग लेके आते हैं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले लेके आते हैं, तो उस पर हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इन लोगों ने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनके साथ बैठते हैं और इनको बोलते हैं कि कोई भी स्कीम आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसको डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स पे वर्क करना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट कैसे बने उस पर फोकस करना चाहिए, उस स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए। तो याद रखिएगा, फ्री बीज के लिए आपके पास डेफिनेशन आरबीआई प्रोवाइड करता है कि वो स्कीम्स जिसका लॉन्ग टर्म पे हमारी जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वेलफेयर स्कीम्स जिसका हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसके कारण ग्रोथ होने वाली है हमारी जीडीपी। और ये जो डिफाइन किया गया है कि वेलफेयर स्कीम, किसी को भी वेलफेयर स्कीम कैसे बोलोगे, वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है। क्या बताया कि डीपीएसपी पे फोकस करें, इससे रिलेटेड स्कीम्स बनाए, ठीक। तो ये दोनों को डिफाइन करने के लिए आपको दोनों की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ये करेगा, साथ ही साथ कि जो ये स्कीम्स लेके आएगी पॉलिटिकल पार्टीज, हम उनसे पूछेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है आपकी, बताइए। आप अगर 2,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को दोगे तो वो कैसे अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे ये सब आपको बताना चाहिए। यहाँ पे आपको कैग ये भी अपना रोल प्ले कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये फंड अलोकेट करता है। तो ये पूछ सकता है कि चलो हमने आपको ये दे दिया, सपोज करो, मतलब पॉकेट मनी समझ लेते हैं, 100 रुपये, एक राउंड फिगर बोल रहा हूँ हम दोनों को समझने के लिए। तो ये पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसी प्लानिंग थी खर्च करने की, तो ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे यूज़ किया अपना आपने, तो ये भी ये जो कैग है ये ध्यान दे के चले, मतलब कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑडिट करे। पैसा तो दे दिया, अब वो पैसे का क्या इम्पैक्ट रहा उस स्टेट में या उस हमारे कंट्री के ऊपर, उस स्कीम का, इसके ऊपर भी ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात आ जाती है फ्री बीज। कैसे डिफाइन करोगे कोई चीज़ फ्री बीज है कि नहीं? देखो, हाल ही में कई सारे कैश स्कीम्स लॉन्च की गई है, ठीक है। लाडली बहन, लक्ष्मी योजना, ये और क्या होता, महाराष्ट्र में आया था आपका लाडली बहन योजना, ठीक है। तो दिल्ली में भी इस समय जब चुनाव हुए थे तो काफ़ी सारे स्कीम्स आए थे कि महिलाओं को हम लोग 2,000 रुपये उनके अकाउंट में दे देंगे। तो आप ये सोचिए, तमिलनाडु का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। तमिलनाडु प्रॉमिस करता है कि हम साल में 12,000 रुपये देंगे महिलाओं को, ठीक है। वहीं एमजी नरेगा, अगर वो महिला एमजी नरेगा के अंदर काम करती तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 29,000 रुपीज़ पर ईयर। यहाँ पे 12,000 रुपये पर ईयर। डिफरेंस समझ रहे हो आप? तो तब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो ये फंड है जो यहाँ एलोकेट कर रहे हो उसे यहाँ ना दे करके आप इधर डाल दो। जो ये 29,000 है यहाँ पे अप्लाई कर दो, पैसे और बढ़ जाएंगे ये। और बाद में ये बोला जाता है कि जो ये फ्री बीज होती है ये लोगों की सोचने की कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देती है। कैसे? लोगों को तो सेंस ही नहीं है कि वो 12,000 रुपये के चक्कर में 29,000 रुपीज़ का लॉस कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये भी आप डाल लिख सकते हो कि देखिए किस तरीके से फ्री बीज लोगों को सोच, मतलब कि लोगों को भुला देती है कई बार। चीप इंटरनेट और कई सारे ऐसे फ्री बीज स्कीम्स होती है जिसके कारण क्या होता है कि लोग ये नहीं सोचते कि आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उनको फ्री में चीज़ें मिल रही है। वो खुश है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी आएगी हमें फ्री में ये चीज़ें देगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बोलती है कि जो भी ये महिलाओं के लिए स्कीम्स लॉन्च किया है हमने, ये उनके जैसे 2,000 रुपये आ गया पर मंथ उनके अकाउंट में, तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ये जो महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही है, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है, इनके पास कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि मैटरनल लीव, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन काम कर रही है उनको 26 वीक का लीव मिल जाता है, वो भी 2 बच्चों के लिए। समझ रहे हैं? ये इस तरीके का सपोर्ट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं हैं उनको नहीं मिल पाती है। तो इनका ये कहना होता है। सबसे मस्त मेरे को लगता है कलर टीवी वाला। जब ये केस गया कोर्ट में, कलर टीवी क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि देखिए महिलाएं पूरे दिन किचन में काम करती है, शाम में आएगी वो टीवी देखेगी, उनका मूड रिलैक्स होगा, वो और प्रोडक्टिव काम करेगी। तो उनके घर में जो भी लोग होंगे वो लोग बाहर जाएंगे, वो लोग मोर प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे। फिर दूसरा बताया गया कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स लाती है, तो वो स्कीम्स टीवी पे देखेगी और वो टीवी पे उनको पता होगा गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करने वाली है। कल को अगर वो जो भी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं करती है तो वो अकाउंटेबल रह जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि वो लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के बातें निकल के सामने आती रहती है। ठीक है, आई होप इसको हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम लोग और डिटेल मैनर में समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में सर्बिया में क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम सोनिक वेपन का यूज़ हुआ है। तो जो भी एक तरीके से ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, ठीक है, वायलेशन हुआ है। अब समझते हैं कि ये सोनिक वेपन होता क्या है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। जो सर्बिया है ये किस किस कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये तो हमेशा याद रखिएगा। और आजकल क्या ट्रेंड में आ गया कि आईआर में क्या पूछ लेता है, कुछ कंट्रीज़ के नाम बता देता है और वो क्यों न्यूज़ में थे ये पूछ लेता है, आपको करेक्ट मैच करना होता है। तो याद रखिए सर्बिया में अभी हाल ही में क्या हुआ है, सोनिक वेपन का यूज़ किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। अकोस्टिक या फिर सोनिक वेपन दोनों एक ही है। अगर कहीं पे अकोस्टिक वेपन दिखे या फिर सोनिक वेपन दिखे तो एक ही मीनिंग है इसका। ठीक, एक लाउड साउंड प्रोवाइड करता है एक लॉन्ग डिस्टेंस तक। मतलब ये कार दिख रही है आपको, इसके ऊपर एक मशीन लगी होती है जिससे एक लाउड साउंड प्रोवाइड की जाती है एक स्पेसिफिक टारगेट को ऊपर। ये एक ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड वेव प्रोवाइड करती है। ऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई दे सकती है, इनऑडिबल मतलब कि ऐसा कोई साउंड दिखेगा नहीं, सॉरी सुनाई नहीं देगा, बट आपके सर में कोई चीज़ पिन कर रही होगी, आपका सर में पेन फील होगा, इस तरीके का साउंड। इसे फर्स्ट टाइम ऑफिशियल मैनर में अगर किसी ने यूज़ किया था तो यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने यूज़ किया था ईरान में 2014।
उसके बाद इन्होंने बैन कर दिया था इसके ऊपर, क्योंकि उस समय भी ह्यूमन राइट वायलेशन के इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। ट्रांसड्यूसर क्या है, बेसिक समझिए, ये क्या करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है। किस टाइप की एनर्जी, सपोज करो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या, ये एनर्जी कन्वर्ट करता है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक कंसंट्रेटेड साउंड बीम प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे कि आप घर में कोई साउंड सिस्टम है तो उसका आवाज़ क्या होता है, चारों तरफ फैल रहे होते हैं, ठीक है, हर तरफ वो साउंड जा रहा होता है। बट ये जो सोनिक वेपन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये डिवाइस है, इसमें एक स्पेसिफिक टारगेट की तरफ इसे कंसंट्रेट करके भेजा जा सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था सर्बिया में, यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सामने से आ रहे थे, ठीक है, तो इस डिवाइस का जो बीम का कंसंट्रेशन है इन लोगों की तरफ किया गया, और जिससे इनके सर में पेन हुआ, एक लार्ज अमाउंट में साउंड हुआ, काफ़ी लोगों को वॉमिटिंग भी आ जाती है, तो ये लोग वहाँ से भाग गए। बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है अभी बताया। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दूरी तक ये साउंड वेव को हमें भेजना है, ठीक है, वो डिस्टेंस हम तय कर सकते हैं। डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो ना, कितने एरिया तक ये कवर कर सकता है। इंटेंसिटी का मतलब हो जाता है किस इंटेंसिटी का, मतलब ये एक होता है साउंड, वो होता नहीं, आप अपने म्यूजिक सिस्टम में साउंड इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो उस तरीके से यहाँ पर भी किया जा सकता है। ड्यूरेशन भी तय किया जा सकता है कि 2 मिनट के लिए ये साउंड रहेगा या 3 मिनट के लिए, उसे भी आप चेंज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसके टाइप्स। क्यों, क्योंकि पिछले साल ही एग्जाम में पूछ लिया था रेडार, ठीक है, और इसके टाइप्स थे, कहाँ कहाँ यूजेज है। तो यहाँ पर आपको जो सोनिक वेपन होते हैं उसके टाइप्स देख लेते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्केस्ट्रिक डिवाइस, LRAD, ये साउंड बीम प्रोवाइड करता है लगभग 160 dB तक, डेसिबल्स तक। आपको ये जान के हैरानी होगा कि 120 dB ही काफ़ी होता है आपकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है उसको डैमेज करने के लिए। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप किसी जेट इंजन के पीछे खड़े हो, और वो जेट इंजन से जो साउंड आएगा उससे भी कम है कंपेरिज किया जाए इस डिवाइस के, क्योंकि ये कम से कम 130 से 140 dB तक होता है। यहाँ पे कितना है, 160 dB तक चला जाता है। गन शॉट का भी साउंड होता है वो 185 तक होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक वेपन है। तो ये टॉप 1 में डाल देते हैं जिसकी जो साउंड कैपेसिटी है बीम की वो सबसे हाई होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्केस्ट्रिक डिवाइस का। फिर मॉस्किटो आ जाता है, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। ये बेसिकली क्या होता है, टीनेजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिनकी एज 20s में होते हैं जो लोग, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कैसे, मतलब कि ये 20s मतलब 30 में कोई 30+ चला गया उसके ऊपर क्यों नहीं इम्पैक्ट डालता, क्योंकि जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है आपके 30s में, ठीक है। तो ये यंग लोगों के खिलाफ यूज़ होते हैं, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा टाइप आ जाता है इंफ्रासोनिक वेपन। ये अभी भी रिसर्च में इसको में किया जा रहा है, काफ़ी बार न्यूज़ में था, पिछले साल ही 2024 में ही ये न्यूज़ में था। अमेरिका के डिप्लोमेट्स गए हुए थे, इवन दिल्ली में भी एक बार आए हुए थे। तो इन्होंने काफ़ी बार आरोप लगाया कि इनके खिलाफ अमेरिका के खिलाफ ये जो इंफ्रासोनिक वेपन है ये यूज़ किया गया है। इंफ्रासोनिक वेपन क्या होता है, एकदम प्रिसाइज होता है। किसी एक आदमी के ऊपर टारगेट करना है तो उसके ऊपर टारगेट कर सकते हो, किसी को भी वो साउंड सुनाई नहीं देगा, बस उस टारगेटेड पर्सन को सुनाई देगा, ठीक है, जिसके कारण वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ठीक, ये इससे क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया लो फ्रिक्वेंसी है, इनऑडिबल साउंड है, जो कि पेन और डिस्कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये 3 तरीके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्केस्ट्रिक डिवाइस है, दूसरा मॉस्किटो, तीसरा है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो वेपन डिवाइस है अपने रिसर्च स्टेज पे, और पिछले कई सालों से ये न्यूज़ में, चाहे 2023 की बात करो या 24 की, ये हर साल आपको न्यूज़ में सुनने के लिए मिलता रहता है टाइम टू टाइम।